नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 8 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को। देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़ चर्चा में रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी जब छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ गए थे तो चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ गए थे तो वहीं से पीएम ने एक घोषणा की कि दिसंबर 2023 में यह योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न अन्न योजना है ये समाप्त होने वाली थी। ठीक है, तो इसको 5 वर्ष के लिए टेन ओवर के लिए और 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, तो 5 वर्ष के लिए। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? दिसंबर 2028 तक के लिए। ठीक है, 2028 तक के लिए इसका समयावधि बढ़ाया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित। ये हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कोरोना काल में 30 जून 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे शुरुआत पूछता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 30 जून को इस योजना की शुरुआत की गई थी गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के लिए। और इसके तहत 5 केजी अनाज तथा 1 केजी चना दिया जाता है मुफ्त में। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। आपसे ये भी अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 2013 में आया था। उसी के तहत इन्होंने ये कार्य किया है। ठीक है, उसी के तहत इन्होंने ये कार्य किया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अन्य कल्याणकारी मतलब अन्न, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, ये टाइपिंग अन्य होगा। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत खास सब्सिडी पर 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। यानी हमारे काम की चीज़ें क्या निकलती हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 ओवर का इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 30 जून 2020 को। इसका समापन कब किया हो रहा था? दिसंबर 2023 में। पीएम मोदी ने इसको कहाँ से बढ़ाया है? तो छत्तीसगढ़ से इसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना। ठीक है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ठीक है, आप सुपरस्टार पुनीत को तो आप लोग जानते ही होंगे, साउथ इंडियन मूवी अगर आप लोग देखते होंगे तो उन्हीं के नाम पे ये योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि ये योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं में हृदयघात के बढ़ते मामले से निपटने और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल युवाओं में जंक फूड वगैरह खाने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसी से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और एक टर्म आता है गोल्डन आवर। ठीक है, गोल्डन आवर, ये याद रखिए कि दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को कहा जाता है गोल्डन आवर। इस दौरान अगर मरीज अगर डॉक्टर के संपर्क में आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। गोल्डन आवर आप लोगों को समझ में आ गया, और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसको किसके याद में मनाया जाता है? तो वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जन्मदिन के अवसर पे इसको मनाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही कैंसर से लड़ने में अहम योगदान निभाया गया था। आप लोग रेडियो एक्टिवता तत्व वगैरह के बारे में जानते होंगे, उसी के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो ये
उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, आपके चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी में शुरू किया, तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने इसको शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड राज्य ने इसको शुरू किया। उत्तराखंड राज्य के जो स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है कि राज्य के चिकित्सा संस्थान में हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ऐसा 2022 में किया था। अर्थात इसका क्या अर्थ निकलता है कि उत्तराखंड एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला दूसरा राज्य बना है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी में शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है देश का? तो दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य था। अगर एमबीबीएस की बात कर लें, ठीक है, एमबीबीएस की बात करते हैं तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म किसी को पता है? तो एमबीबीएस का अगर फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता है तो एक मिनट, ठीक है, तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है। और ये जो कोर्स होता है ये स्नातक स्तर का होता है जो 5 वर्ष तक चलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। और यहाँ पे उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का आप बता सकते हैं इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कितने को? 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम है। कौन? पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप लोगों को पता है कि देहरादून है। और देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न, एक चीज़ ये कि ऐसा करने वाला एमपी के बाद ये दूसरा राज्य बन गया उत्तराखंड। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया ने ऐसा करने की सहमति व्यक्त किया था। अगस्त 2023 के अंत तक ही इसको मतलब सहमति मिल गई थी। ठीक है, तो अब एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में हिंदी में देखने को मिलेगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। जैसे एमपी में 2022 में किया गया था उसी तर्ज पे कह सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न में। 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश को $200 मिलियन देने का वादा किया। ठीक है, क्यों देने का वादा किया है? तो ये भी तो आपको जानना पड़ेगा कि क्यों देने का आखिर वादा किया है। इतना तो उसके पास फालतू पैसा पड़ा नहीं कि वो सबको बांटता फिरे। ठीक है, तो विश्व बैंक ने किसको $200 मिलियन देने का वादा किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का वादा किया है। किस क्षेत्र के लिए देने का वादा किया है वो भी समझ लीजिए। हरित राज्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाएगा। और जो हरित राज्य को किस रूप में वो आगे बढ़ाएगा? तो बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए, जो हम लोग अपने परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करते हैं, तो उसको क्या करेगा कि वो मतलब एसडीजी के माध्यम से, ठीक है, जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिसमें आने वाले सब भविष्य पीढ़ियों के लिए भी अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना पड़ता है अपने उपयोग के साथ साथ, तो उसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश को $200 मिलियन देने का प्रावधान किया गया है। अब बिजली सेक्टर में वहाँ क्या सुधार होगा? तो जो कोयले से बिजली वगैरह बनता है उसमें सुधार करके वहाँ पे और डैम वगैरह के माध्यम से ये सब बिजली का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परंपरागत ऊर्जा से निकलकर नवीनतम ऊर्जा की तरफ अग्रसर हो सकेंगे वहाँ के लोग। ठीक, अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ चर्चा में आई है कि अलीगढ़ का नाम परिवर्तन होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी परिवर्तन होने जा रहा है। तो अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ क्या करना है? हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी हुआ नहीं लेकिन ये पूरे 100% चांस है कि ऐसा हो जाएगा। आप लोग यूपी के रहने वाले हैं तो जान रहे हैं कि नाम परिवर्तन के मामले में हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ कितने आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़। ठीक है, और प्रस्ताव किसके द्वारा पारित कर दिया गया है? अलीगढ़ नगर निगम की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य की।
इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज। मुगल सराय जंक्शन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल जंक्शन। डीएलडब्ल्यू, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स का नाम बदलकर बीएलडब्ल्यू बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फैजाबाद की बात कर लेते हैं, तो फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अयोध्या। राम मंदिर आप लोगों को बन रहा है, आप लोग जाइए दर्शन करिए। फिर मड़ुआडीह बनारस का एक स्टेशन है, ठीक है, वाराणसी का एक स्टेशन है, उसी का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। और औरंगाबाद एक महाराष्ट्र का शहर है, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। और ओस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है, बताइए। ओस्मानाबाद का नाम बदलकर धरासेव किया गया है। ये चीज़ें आप लोगों के रिलेटिव पॉइंट थे स्टैटिक के, वो हम आपके सामने इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है। देखिए ये जो सीरीज चलाई जा रही है, ये आर ओ यूपी पीसीएस एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें बेनिफिट देंगे। और ये मुख्यतः फोकस इस पर आर ओ यूपी पीसीएस का है, और जितने वनडे यूपी के एग्ज़ाम हैं उस पर मुख्यतः फोकस करके ये सीरीज़ बनाई जा रही है। और बिहार टीचर के लोग, जो लोग भी इस सीरीज़ को देखेंगे, उन्हें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव, ठीक है, 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कलिंग है, कलिंग आप लोगों को पता है कि उड़ीसा का पुरस्कार होगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई है, प्राचीन भारत और उसके आगे की किंवदंतियाँ 21वीं सदी में प्रेरक जीवन अनुभव, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर में। इसकी थीम क्या थी, थीम भी आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक देखिए हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक आप लोगों को हम नहीं बताएं, तो इसको याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 12 जिला हैं, कितने, 12 जिला हैं वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता है कि 2 राजधानियाँ हैं, ठीक है, एक तो शिमला है, एक दूसरा धर्मशाला है, ठीक है। और वहाँ हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके सीएम हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ला हैं। और लोकसभा की सीट कहाँ कितना है हिमाचल प्रदेश में, 4 हैं, ठीक है। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को स्टैटिक के रूप में याद कर लेनी चाहिए, ठीक। चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया कि 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव। अब आप लोगों को बताइए, नाबार्ड सिडबी के लिए डिप्टी एमडी नियुक्त। अब आप लोग कहेंगे सर इस चीज़ को भी रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी संस्था है, ठीक है, सिडबी आपके यूपी से रिलेटेड है, तो उसको याद रखना कर। नाबार्ड आपका पूरा भारत लेवल का है, ठीक है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। नाबार्ड जानते हैं आप, एग्रीकल्चर एक बैंक है, बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। सरकार ने नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और अगर उसकी नॉर्मल फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जिसको नहीं पता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो अभी रुकिए, नाबार्ड की स्थापना वगैरह बाद में पढ़िएगा। अभी बात कर लेते हैं कि 2 लोगों के को डीएमडी बनाया गया है, ठीक है, डीएमडी बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि 2 लोगों को डीएमडी बनाया गया है, ठीक है, यानी उप डीएमडी डिप्टी बनाया गया है, तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। अक्षय कुमार को बनाया गया है नाबार्ड में, अक्षय कुमार सूद को बनाया गया है, गोवर्धन सिंह रावत को बनाया गया है। तो सोनू सूद से याद रख सकते हैं कि नाबार्ड का भी अक्षय कुमार सूद बने हैं और दूसरा गोवर्धन सिंह रावत बने हैं, ठीक। फिर बात कर लेते हैं सिडबी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इस चीज़ को आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिडबी, ठीक है, सिडबी। तो सिडबी की बात कर लेते हैं, तो सिडबी क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके एक उप प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं डीएमडी, किसको बनाया गया है, प्रकाश कुमार को बनाया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टैटिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। नाबार्ड की बात कर लेते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना आप लोग बता दीजिए कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है।
मुंबई में इसका मुख्यालय है, आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए, नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तो नाबार्ड के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो कार्फिकर्ड, ठीक है, कार्फिकार्ड एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी शिवरमन इसके अध्यक्ष थे। उसकी अध्यक्षता में इस नाबार्ड संगठन का गठन हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? तो शाहजी केवी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। ठीक है, और ये इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सिडबी की। सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी यहाँ याद रखिएगा कि सिडबी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यूपी के लखनऊ में। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस रमनम। ठीक है, एस रमनम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, सिडबी का अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, प्रलय क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया है। तो इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रलय कैसे मार करने वाली है? तो सतह से सतह मार करने वाली दूरी की कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो आपसे अगर प्रलय के बारे में पूछता है कि प्रलय क्या है, तो सतह से सतह, ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसको उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रलय क्या है? ठीक है, और इसको बनाया किसने है? तो इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसने विकसित किया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि इसको बनाया किसने है। और इसकी मारक क्षमता 350 से 50 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, इसका भार टोटल की बात करें, भार कितना है? तो 500 से 1000 केजी इसका भार होगा। अब डीआरडीओ की बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। तो चलिए, आप लोग को डीआरडीओ के बारे में स्टैटिक जानकारी भी हो गई और प्रलय क्या है उसके बारे में भी जानकारी हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, एक न्यूज़ आई है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दिल्ली की 17 वर्षीय लड़की ने वेट लिफ्टिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। आप समझ लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड उसने बनाया है। इशित कौर हैं, इशित कौर। आपसे पूछा जा सकता है इशित कौर किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो किस केंद्र शासित? तो नई दिल्ली से संबंधित है। और किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, उसी में उन्होंने 44 केजी भार वर्ग में 95 केजी का वेट लिफ्टिंग खींच कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये वेट लिफ्टिंग कहाँ हो रहा था? यूके के मैनचेस्टर में। ठीक है, यूके के मैनचेस्टर में वुमेन प्रीमियम चैम्पियनशिप जो हो रहा था उसी में इन्होंने, इशिता कौर ने 95 केजी का वेट लिफ्टिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। अब देखिए, आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये हर एग्ज़ाम, चाहे आप यूपीएससी में बैठिए, चाहे यूपीपीसीएस में, चाहे आरओ यूपीपीसीएस, वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, ये लंबा चौड़ा है थोड़ा। देखिए, भारत भूटान पहले क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सहमति। अभी आप लोगों को पता है कि भूटान के राजा, ठीक है, आपको पता है कि भूटान के राजा और रानी दोनों लोग क्या हैं? भारत आए हुए हैं। ठीक है, दोनों लोग भारत आए हुए हैं यात्रा पे। ठीक है, तो दोनों लोग यात्रा के दौरान फिर उन्होंने क्या किया कि भूटान के राजा जिगवा खेसर नामग्याल वांगचू के बीच एक बैठक हुई पीएम मोदी के साथ।
ठीक है, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक योजना के लिए सहमति व्यक्त की है। किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर योजना के लिए सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो आपको पता है कि भूटान के जो राजा हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी रानी भी आई हैं। दोनों लोग एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, फिर सोचे क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हमारे यहाँ के लोग भी आसानी से भारत की यात्रा कर सके और यहाँ के पर्यटक स्थलों को जान सके और यहाँ के लोग भी हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ पर्यटक स्थलों को घूम सके। तो उसी लिए पीएम मोदी के साथ बैठक हुआ और वहाँ के राजा जिगबा खेसर नामग्याल वांगचू के बीच ये सहमति व्यक्त की गई। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये रेल लिंक जो है, क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक है, कहाँ से कहाँ तक चालू होगा? असम के कोकराझार से भूटान के गेलफू। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। असम के कोकराझार से भूटान के गेलफू तक ये जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इससे क्या होगा उसके बारे में भी समझ लीजिए। भारत और भूटान कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि मार्ग से तीसरे नागरिकों के प्रवेश और निकास हेतु सुविधा के लिए दरंगा कहाँ है? असम। ठीक है, और सैमड्रैम भूटान में है। ठीक है, बीच आवागमन होगा, उसके बीच में एक चेक पोस्ट बनाया जाएगा। दो चेक पोस्ट बनेगा, एक असम में बनेगा, एक भूटान में बनेगा। ठीक है, उन चेक पोस्टों पे जो अन्य कंट्री के जो नागरिक होंगे, जैसे भूटान और भारत के छोड़ के अन्य कंट्री के नागरिक अगर प्रवेश करना चाहेंगे एक दूसरे देश में, तो वो चेक पोस्ट पर उनकी जांच की जाएगी। उसके लिए भी सहमति बनाई गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। आपसे पूछ सकता है भूटान के राजा कौन है? सीधे सीधे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैटिक पॉइंट में। भूटान के राजा जिगवा खेसर नामग्याल हैं और उनके साथ उनकी रानी भी आई हैं, जिनका नाम जेपसून पेमा है। जेपसून पेमा उनकी रानी का नाम है। ठीक, रानी का नाम तो वैसे भी आप लोगों को बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, लेह के बाद बंधन बैंक ने कारगिल में नई शाखा खोली। ठीक है, अभी कुछ समय पहले बंधन बैंक ने लेह में अपनी एक शाखा खोली थी। ठीक है, उसी के बाद बंधन बैंक ने कारगिल में भी एक नई शाखा खोली है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो कारगिल में खोलने के साथ ही बंधन बैंक जो है 36 जो टोटल राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं, उसमें 35 में अपनी उपस्थिति, यानी 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अब बंधन बैंक की शाखा खोली जा चुकी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि लेह के बाद बंधन बैंक ने कारगिल में। आपसे पूछ सकता है कि कारगिल में अभी किस बैंक की नई शाखा खुली है? तो बंधन बैंक की नई शाखा खुली है। ठीक है, और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, अब देखिए, पंजाब के सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने मुफ्त मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि जो वरिष्ठ नागरिक होंगे यानी वृद्धजन जो होंगे, या फिर कह सकते हैं कि 40 से ऊपर के जितने भी नागरिक होंगे, उनको बस और ट्रेन की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी और उस क्षेत्रों में जाकर वो जितने भी मंदिर हैं या फिर पर्यटक स्थल हैं, सभी स्थानों पर वो घूमकर मुफ्त में निःशुल्क वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। ये बेहद ही सराहनीय कार्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। आज जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने लेके आ रहे हैं वो आपके याद रखिए। RO UPPCS 2024। ठीक है, आपके ग्राम पंचायत अधिकारी की जो अभी होने वाली है उसमें भी आपको काम आएगा। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।